नमस्कार दोस्तों। लाल किले पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का प्रयोग किया, दिमागी नक्सल। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि दिमागी नक्सल वाले लोग मौके की तलाश में हैं। वे देश में अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। उन्होंने साफ साफ बताया नहीं कि कौन है दिमागी नक्सल। पहले से अर्बन नक्सल शब्द देश की हवा में तो था ही। उन्होंने जब यह नया शब्द हवा में उछाला तो भारतीय अपने अपने तरह से उछल पड़े और इसकी व्याख्या करने लगे। उनका दिमाग हिचकोले खाने लगे। दिमाग में एक ही सवाल उठता रहा, कौन है आखिर दिमागी नक्सल? प्रधानमंत्री और कुछ करें या नहीं करें, लेकिन वे नए शब्द गढ़ने में उस्ताद हैं। उनके भाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तुरंत पूछ ही लिया कि कौन है दिमागी नक्सल। उन्होंने उसकी थोड़ी व्याख्या भी की और कुछ उदाहरण भी पेश किए। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? उनके प्रश्नों का जवाब कौन देता? प्रधानमंत्री से मिलकर पूछा तो जा नहीं सकता था। वे महाराजाओं के महाराजा हैं। उनकी इजाज़त के बिना चिड़िया भी उनके पास नहीं फटकती। फिर प्रश्नकर्ता उनके पास जाएं तो जाएं कैसे? कितनी ही दुर्भाग्य की बात है कि तिरंगा राष्ट्र के आन बान शान का प्रतीक है, उसे प्रधानमंत्री ने अपनी जेब पर लगाया और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उसे उल्टा लगाया। लाल किले से उन्होंने भारतीयों से कहा कि देश अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य से बढ़ता है। उन्होंने बार बार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। उनकी वाणी वैसे लड़खड़ा रही थी, आंकड़े भी उल्टे सीधे पढ़े जा रहे थे। उन्होंने बार बार अपनी ही उपलब्धियां गिनाई और ऐसा समा बांधा कि 2014 के पहले देश में नील बटा सन्नाटा था। विरोधियों पर आक्रमण करते वक्त वे भूल जाते हैं कि उन्होंने देश की कितनी कंपनियों और परिसंपत्तियों को बेचा है। अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलौर के हवाई अड्डे अपने परम मित्र अडानी के हाथों बेच दिया। एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड टाटा समूह के हवाले किया। सड़कें और हाईवे, बिजली ट्रांसमिशन, रेलवे, गैस और तेल पाइपलाइन आदि को भी पूंजीपतियों को सौंप दी। लाल किले से भारतीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब
क्या यह होता है कि कंपनियों और संपत्तियों को बेचना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से कर्ज लेना? देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जब आप सरकारी संपत्ति और कंपनी बेचते रहेंगे तो युवाओं को काम कहाँ से मिलेगा? ये युवा सड़कों पर आकर विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दरअसल उन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है। चुनाव के समय खजाना खाली रहने के बावजूद महिलाओं को बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए और अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50-50 हज़ार रुपये चुनावी घूस दिए जा रहे हैं। अपनी नीतियों को बदलने के बजाय वे घोषित कर रहे हैं कि विकसित राष्ट्र के रास्ते में सबसे खतरनाक शत्रु है दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री के द्वारा दिमागी नक्सल की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद उनके मुंहपट प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रधानमंत्री के कथन पर अमल शुरू कर दिया और उसका पहला शिकार बना कांग्रेस। This also proves that the Congress party today suffers from a दिमागी नक्सल mindset और इसी मानसिकता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से करी थी। उसने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही दिमागी नक्सल करार कर दिया। नक्सल जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ते थे। 1967 में यह लड़ाई बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी। उनके सिद्धांत में शत्रुओं का सफाया दर्ज था। बंगाल, बिहार, आंध्र आदि राज्यों में उसने पर फैलाए, लेकिन सरकार ने उसे बलपूर्वक खत्म कर दिया। अब जमीन और जंगल लूटने के लिए पूंजीपतियों की पूरी फौज लग गई है। अकेले छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल के करोड़ों पुराने दरख्त काट दिए गए। जो भी हो, जमीनी नक्सल तो मार गिराए गए, लेकिन आदिवासी, किसान, युवा, मजदूर आदि आज भी जुल्म के विरोध में खड़े हैं। क्या ये सब भी दिमागी नक्सल ही हैं? जंतर मंतर पर या रांची में जो युवा शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं वे भी दिमागी नक्सल हैं? या पुलिस के साथ अवांछित लोग सादे ड्रेस में लाठियां चला रहे थे वे दिमागी नक्सल? कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने प्राथमिक पाठशाला सुधार के लिए अभियान छेड़ा है। उन्होंने अपने गांव से इस अभियान की शुरुआत की तो उसके दूसरे साथी जंतर मंतर सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से प्रवचन देते हैं कि बड़े सपने देखो, इन बच्चों की कठिनाइयाँ देखिए जो स्कूल जा रहे हैं। ये कौन से बड़े सपने देखें? मज़ा यह है कि नरेंद्र मोदी जी के परम भक्त कॉरपोरेट बाबा रामदेव भी जैन अल्फा के समर्थन में उतर आए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। बाबा रामदेव भी दिमागी नक्सल की श्रेणी में हैं। देश की समस्याओं को संबोधित करने के बजाय नए नए शब्द उछालने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। विश्वगुरु बनने के लिए अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। आज इतना ही। आप मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।